नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वार पलटवार चल रही हैं और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की चांदनी चौक सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है प्रवीण खंडेलवाल को, जो कि जमीनी नेता और व्यापारी नेता माने जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल के साथ होना है और एक बड़ा मुकाबला ये माना जा रहा है। आज बातचीत करेंगे प्रवीण खंडेलवाल के साथ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। प्रवीण खंडेलवाल जी, ऐसे वक्त आपसे बात कर रहे हैं जब मुकाबला चल रहा है, आप प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चांदनी चौक सीट पर क्या समीकरण है जो आपके पक्ष में जाते हैं? क्या आप वादे कर रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं? देखिए, समीकरण बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में विकास और विश्वास की एक बड़ी लकीर खींची है और वो जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनके मन में रच बस गई है और उसके कारण से भाजपा को और हमारे कार्यकर्ताओं को एक नया उत्साह मिल रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, आम जनता जिस प्रकार से मेरा समर्थन कर रही है उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि चांदनी चौक की सीट हम एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि मुकाबले में एक बड़े अनुभवी नेता कांग्रेस ने उतारे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल। वो भी चांदनी चौक पर काफ़ी पुराने वक्त से काम करते रहे हैं और जिस तरीके से उनकी पहचान रही है, उनके पिता की पहचान रही है, दादा की पहचान रही है, स्वतंत्रता सेनानी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं और वो लोगों से कनेक्ट करते हुए उन्हीं तमाम बातों को याद दिला रहे हैं। देखिए, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बहुत बुज़ुर्ग नेता हैं, मैं इसलिए उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से उनका चांदनी चौक से और चांदनी चौक की राजनीति से या चांदनी चौक के लोगों से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि 10 साल से तो भाजपा का शासन है और उससे पहले वो जमुना पार के अंदर काम कर रहे थे। तो क्षेत्र की जनता के साथ निजी संबंध, निजी संपर्क किसका है, ये जनता सोचती है, जनता उस बात को इवेल्युएट करती है। मैं यहीं पर पला बड़ा हुआ, मैंने यहीं पर ही शिक्षा प्राप्त करी और यही मेरी कर्म भूमि रही है। मैंने जिस क्षेत्र में भी काम किया, चाहे वो व्यापारियों का हो या शैक्षिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ मेरा अपना संपर्क रहा है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विशाल संगठन है। समर्पित कार्यकर्ता मनोभाव से पूरे चुनाव में लगे हैं। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास हमारे नेता के द्वारा किए गए कामों का लंबा लेखा जोखा है और हमारे पास जनता का विश्वास है। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें मुझे कहीं संदेह नज़र नहीं आता है। आपने कहा संगठन का जिस तरीके से विशाल संगठन है, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है, ये तमाम फ़र्क डालेगी, लेकिन आपके पास अपना व्यक्तिगत क्या है जो इस सीट पर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा पहुंचाएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ मेरा और मेरे परिवार का बहुत लंबा नाता है। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी और बाकी अन्य लोग लगातार चांदनी चौक में सक्रिय रहे हैं। सभी भूमिकाओं में उन्हें सभी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसका एक बड़ा लाभ मुझे मिल रहा है और जो भी काम मेरे परिवार ने किया वो पूरी ईमानदारी के साथ में किया। इसलिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे मेरे परिवार के द्वारा किए हुए कामों का फल मिल रहा है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कामों का फल मिल रहा है, मुझे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जिस प्रकार से लगे हुए उसका फल मिल रहा है। और अगर कुल मिलाकर के देखें तो पूरे चुनाव में ये सारे समीकरण जो है, जो किसी भी जीत के लिए आवश्यक होते हैं, मेरे पास वो सारे समीकरण हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आपने समीकरणों की बात की है। आपके समीकरण अगर देखें तो जातिगत समीकरण, उसमें भी कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस सीट पर प्रभाव डालेंगी, ये कहा जा रहा है। वो क्या समीकरण है? जातिगत समीकरण को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि इस सीट पर काफ़ी बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी भी है और जिस तरीके से उनको साधने के लिए कोशिश होती रही हैं
पूर्व जो यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं हर्षवर्धन, तो ये कैसे आप एड्रेस करेंगे इसको? देखिए, जाति को तो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो मतदाता हैं। और जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में बात करता हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं चलाई उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। वो उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला। इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं हर क्षेत्रों में गया हूँ, हर क्षेत्रों में समान रूप से नरेंद्र मोदी जी को आदर मिल रहा है और उस कारण से उस आदर का जो फल है वो वोटों के रूप में मुझे मिलेगा। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका निशाना है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला, अब तक लोकसभा चुनाव का 3 चरण का मुकाबला हो गया है, 6ठे चरण में दिल्ली में है, तो ये जो मुकाबला वो तय कर रही हैं क्या असर डालेगा इस सीट पर? देखिए, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है किसी प्रकार का मुकाबला है। जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, उनके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। और तो और एक 130 साल से ज़्यादा पुरानी राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली में, एक 10 साल पुरानी पार्टी जिसके नेताओं ने उनकी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए हैं, दुनिया भर के उन पर आरोप लगाए हैं, आज मजबूरी में कांग्रेस को उसी आप पार्टी के साथ में उनकी जूनियर टीम बन करके काम करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी की हो नहीं सकती। कुछ ही दिन पहले उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष छोड़ करके चले गए। रोज हम अखबारों पढ़ते हैं, कभी कोई कांग्रेस को छोड़ रहा है, कभी कोई कांग्रेस को छोड़ रहा है। तो कांग्रेस वास्तव में एक डूबता जहाज हो गया है और डूबते जहाज पर कितने लोग सवारी करेंगे ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनके पास में अपने लोग नहीं थे तो वो आप पार्टी की बैसाखियाँ लेकर के चुनाव में उतर रहे हैं। तो जब खुद मजबूत नहीं है, दूसरे की बैसाखी पर कब तक वो इस गंगा को पार करेंगे, मुझे उसमें बहुत संदेह है। और इसीलिए मैं आपको फिर कहता हूँ, इसीलिए जब यदि आप ग्राउंड में जाएंगे भी तो आपको समझ में आएगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं और 25 मई को बड़ी मात्रा में भाजपा को वोट मिलने वाले हैं। ये अपने आपके दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो चुनावी मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर से आपने जिक्र किया है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो बीजेपी भी करती है, तो कांग्रेस ने भी राजनीतिक फ़ायदा, आम आदमी पार्टी ने भी राजनीतिक फ़ायदे के मद्देनज़र गठबंधन किया है, तो गठबंधन की चुनौती नहीं मानते हैं आप? देखिए, गठबंधन मतलब होता है समान विचार लेकर के कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आना। कोई गठबंधन होता है जब दो विपरीत विचार के लोग हों, वो आकर के मिलते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हटाओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। दूसरा मज़े की बात यह है, आपने इनके गठबंधन का जिक्र किया, तो बड़ी अजीब सी बात है, दिल्ली में जब खड़े हो रहे हैं तो एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ेंगे और वही दो नेता दोनों पार्टी के जब पंजाब में जाएंगे तो एक दूसरे की खिलाफत करेंगे। तो इनका मॉरल कहाँ है, इनका ज़मीर कहाँ है? ना मॉरल है ना ज़मीर है। तो केवल राजनीतिक अवसरवादिता के लिए आप एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर लें तो वो गठबंधन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं है। ये अपवित्र अलायंस है जिसको दिल्ली के लोग पूरी तरीके से नकारने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है जेल की चोट वोट से, और जिस तरीके से वो जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं कि उनके नेता को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है और जेल की चोट वोट से देनी है, इस नारे को वो बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, उनके इस परसेप्शन में या इस कथन में कहीं भी सच्चाई नहीं है। उनको जेल भेजा कोर्ट ने, कोर्ट के में उनका मामला लंबित पड़ा है। अब कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। एक बात पक्की है, दिल्ली के लोग इस बात को समझ गए हैं कि कानून का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून का वो सम्मान करें। उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय लेती है
ये कोर्ट जो निर्णय लेगी उसको हम सब स्वीकार करेंगे। सहानुभूति मिल सकती है ऐसे प्रकरण में जब हम बात कर रहे हैं? कभी भी घोटालों की सहानुभूति कभी किसी को नहीं मिलती। आप व्यापारी नेता अपने आप को कहते हैं, लंबे समय से काम करते रहे हैं और हमने भी देखा है व्यापारियों के मुद्दों को उठाते हुए, लेकिन जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है और जीएसटी पर व्यापारी वर्ग अपनी नाराज़गी, अपनी वो जो उनकी मांग है वो जाहिर करता रहा है। जीएसटी को लेकर आप कैसे देखते हैं एक चुनौती? देखिए, पहली बात तो मैं व्यापारी नेता नहीं हूँ, मैं व्यापारी कार्यकर्ता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को कार्यकर्ता माना है और आप कोई भी मेरे व्यापारी से अगर आप बात करेंगे वो हमेशा आपको यही कहेगा प्रवीण खंडेलवाल एक कार्यकर्ता है, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी में वर्तमान सरकार से लगभग 1400 से ज़्यादा संशोधन जो समय समय पर आवश्यक थे वो कराए गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका अमेंडमेंट किया जाए, और लगातार ऐसे हुए। फिर भी मैं मानता हूं कि जीएसटी में कुछ खामियां रह गई हैं अभी, जिसका नुकसान हमारे व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। तो इसमें केवल आप केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकते। जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है और उसमें सभी दलों के जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उनके वित्त मंत्री हैं, वो सब उसमें भाग लेते हैं। मैंने ये कहा है कि मैं सांसद बनने के बाद जीएसटी को और सिंप्लीफाई और रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है, मैं उस पर काम करूंगा। और मैं जो जीएसटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उन सबको रीच आउट करूंगा। मैं पहले भी उनको रीच आउट करता आया हूँ, मैं आगे भी करूंगा। और एक बात पक्की है कि मैं एक सरल कर प्रणाली देश के व्यापारियों को मिले, उस बात के लिए मैं संकल्पित हूं और मैं उसको करके रहूंगा। आप जीएसटी को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर कई बार मुलाकात करते रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री के साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी जब आप पहुंचे थे। इसके अलावा, इसके जीएसटी के इतर अगर देखें व्यापारियों की, वो कौन सी बड़ी मांगे हैं जो आपको ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं और जिनको आप एड्रेस करने वाले हैं? देखिए, उसमें एक जो बड़ा विषय वो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। व्यापारियों को जो बड़ी समस्या आती है वो है अनेक प्रकार के लाइसेंस की। तो हमने भी उसके अंदर ये जोड़ा है 1 लाइसेंस। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैंने पिछले चुनाव से पहले ये बात कही थी 2019 में। उसके बाद लगातार मैंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम किया और काफ़ी कुछ काम हम 1 लाइसेंस के लिए कर चुके हैं। लेकिन उसमें जब तक राज्य सरकारें हमें सहयोग नहीं देंगी, क्योंकि 3 प्रकार के लाइसेंस व्यापारी को लेने पड़ते हैं, एक केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या ऐसे अन्य विभागों का। तो इन सबको हटाने में एक समय लगेगा। तो आने वाले समय में, ये जो आने वाले 5 साल आएंगे तीसरी सरकार के मोदी जी की, मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील रहूँगा कि मेरे व्यापारियों को लाइसेंस भी एक ही लेना पड़े। जैसे आधार का यूज़ होता है उस प्रकार से एक ही लाइसेंस है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ। बतौर सांसद अगर देखें तो कई प्राथमिकताएं आपने तय की होगी। आप जब चुनाव मैदान में उम्मीदवार के तौर पर और चुनाव जीतने के बाद जो आपका दावा है, क्या बतौर सांसद आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तो यह है कि मेरे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ मेरा संपर्क ना टूटे। मेरी अवेलेबिलिटी, मेरी एक्सेसिबिलिटी और मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ में बनी रहे। इसके लिए मैंने ये निर्णय किया कि सांसद बनने के बाद मैं सार्वजनिक स्थान पर बैठूंगा अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि मेरे यहाँ 30 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वो वार्ड हैं। तो मैं अलग अलग क्षेत्रों पर सार्वजनिक स्थान, अगर वो पटरी है तो मैं पटरी पर भी बैठूंगा और पटरी पर बैठ करके मैं लोगों के साथ सीधा संवाद रखूंगा। तो कोई ये नहीं कहेगा कि सांसद मिलता नहीं है या सांसद से मुलाकात नहीं होती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जब मैंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी। जैसे मुझे पता लगा कि मेरे क्षेत्र में सरकार का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोई नहीं है। मैंने ये तय किया कि मैं 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट पहले 100 दिन में पास करा करके लाऊंगा और उसके बाद एक बार वो शुरू हो जाए फिर उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना, इस पर हम लगातार काम करेंगे। मेरे यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं। मैंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा हर असेंबली में एक सीनियर सिटीजन का रिक्रिएशन सेंटर स्थापित करने की, ताकि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अगर मन की बात कुछ लोगों से करना चाहते हैं, अपने मित्रों से, तो वो आसानी से कर सकें। जो हमारे क्षेत्र का युवा है उसके पास आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन आइडियाज़ की हैंड होल्डिंग नहीं होती। तो मैंने ये भी तय किया कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में
मैं स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊंगा। जिन युवाओं के पास में आइडियाज़ हैं, वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, मैं उनको नॉलेज दूंगा, अगर फाइनेंस चाहिए तो सरकार से फाइनेंस दिलवाऊंगा। मैं एक एक स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग करूँगा, एक एक आइडिया की हैंड होल्डिंग करूँगा। इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवार की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लागू की है लखपति दीदी। लखपति दीदी मैं अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के साथ लेकर के जाऊंगा और उनको उनकी आय के ज़रिए बनाने में मैं उनकी मदद करने वाला हूं। इसी प्रकार से मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाओं की हालत अगर आप जाकर के देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पिटिटिव होती जा रही हैं। तो उनको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना, उनको इंडस्ट्री के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, वो सब पर भी मैं काम करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने ध्यान में जितने भी क्षेत्र हैं, सभी वर्टिकल को मैंने ध्यान से देखा है, समझा है। ट्रैफिक की एक प्रॉब्लम है, मैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सुलझाऊंगा। पार्किंग का कन्वर्जन, पार्किंग चार्जेस हमारे लोगों ने दे दिए लेकिन उनको पार्किंग नहीं मिली, तो पार्किंग कैसे मिले? क्योंकि पार्किंग दिल्ली नगर निगम को डेवलप करनी है, नगर निगम आज तक कुछ कर नहीं पाया, तो हम पार्किंग भी डेवलप कराएंगे। इसी प्रकार से बाज़ारों में या घरों में जो बिजली के लटके हुए तार हैं, वो स्वास्थ्य के लिए या आम आदमी के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरे प्रयास होगा कि उसके लिए योजना बनाऊं और उन तारों को मैं अंडरग्राउंड करूं। इस प्रकार से जो भी मुझे कमी दिखाई दे रही है, मैं उस हर कमी को पूरा करूंगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं काम करने आया हूं, मैं काम करूंगा और खूब काम करूंगा। ये तो आपके चुनावी वादे हैं, लेकिन वो क्या बड़ी वजह रही कि आखिर हर्षवर्धन जैसे एक बड़े नेता का टिकट काटकर चांदनी चौक सीट पर आपको टिकट दिया गया? क्या आपको लगता है कि क्या सबसे बड़ी वजह थी कि आपको उम्मीदवार बनाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काटने वाला शब्द कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी ये निर्णय करती है कब किसको किस क्षेत्र में काम करना। जैसे मुझे बहुत साल पहले कहा कि आपको व्यापारी क्षेत्र में काम करना है, मैंने व्यापारी क्षेत्र में काम किया। फिर 2008 में मुझे कहा गया कि आपको चांदनी चौक विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मैंने वो चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको बीजेपी प्रदेश का कोषाध्यक्ष के रूप में काम करना है, मैंने वो काम किया। इसी प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी पार्टी ने उनके लिए कोई दूसरी भूमिका तय करी होगी, तो वो उस भूमिका में काम करेंगे। हमारी पार्टी में काटने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है। इस प्रकार से जिम्मेदारी का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर चांदनी चौक के स्वरूप की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, चांदनी चौक में आपको क्या वो लगता है, फोकस लगता है कि इसको उभारा जा सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, या फिर उसकी पहचान से जोड़कर देखें? देखिए, चांदनी चौक में लगभग 150 से ज़्यादा होलसेल बाज़ार हैं जो पूरे देश को माल सप्लाई करते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन अन्य राज्यों से 5 लाख व्यापारी दिल्ली आते हैं सामान खरीदने के लिए। पहले आते थे, धीरे धीरे करके अब ग्राहक बाज़ारों में कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार ने कभी भी बाज़ारों के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, बाज़ारों के ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक एक मार्केट के डेवलपमेंट की बात करूँगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, पब्लिक कन्वीनियंस मिले, साफ सुविधा हो, पानी का मतलब पीने के पानी की सप्लाई उनको मिले। इस प्रकार से मार्केटों का डेवलपमेंट करना मेरी एक प्राथमिकता है। इसी प्रकार से मैंने ये भी कहा कि जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर RWA बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो मैंने ये तय किया कि मैं चुनाव जीतने के बाद ट्रेड एसोसिएशंस को मार्केटों के डेवलपमेंट के लिए और RWA को रिहायशी कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए मैं उनसे सहयोग मांगूंगा और अपने कार्यक्रम में मैं उनको अपना पार्टनर बनाऊंगा और उनके साथ मिलकर के हम कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट वही होगा जो उस प्रकार से वो लोग चाहेंगे। तो इसलिए मेरा इसमें विज़न बड़ा स्पष्ट है कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा, मैं अपनी टीम बढ़ाऊंगा और जब टीम में बहुत सारे लोग होंगे तो काम भी बहुत सारा होगा। कई वर्गों की नाराज़गी खासतौर से हमने देखी है इस चुनावी मुकाबले के दौरान, वो उभर कर आई है। अलग अलग प्रदेशों की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें या फिर व्यापारी वर्ग की बात करें,
क्या आपकी सीट पर कौन से मुद्दे प्रभाव डालने वाले हैं और उनको लेकर आपने क्या तैयारी की है? देखिए, मेरी सीट पर मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मुद्दा विषय नहीं है। विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 साल में किए गए काम। ये चुनाव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसका फायदा आपको मिलेगा, उसका फायदा मुझे मिलेगा और मेरे विरोधियों को भी। अब मेरे विरोधी में उसी नैरेटिव को उनको बोलना पड़ेगा। और जब एक काम दिखाई दे रहा है, कोई सी भी योजना हो, वो स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, योजनाओं की झड़ी लगा दी है और उसके लाभार्थी मेरे क्षेत्र में ही बहुत हैं। तो इसलिए कहीं किसी के मन में ऐसा भ्रम नहीं है। जिनको लाभ मिला है वो बता रहे हैं कि हमें लाभ मिला है और इससे लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति बढ़ रहा है। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। क्या जनता से सीधा कनेक्ट करके आप मैसेज देना चाहेंगे? चांदनी चौक की जनता को क्या मैसेज देना? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि 25 मई को हम परिवार के साथ मतदान अवश्य करें, क्योंकि अगर हमारे अधिकार हैं तो संविधान ने हमारे कर्तव्य भी दिए हैं। कर्तव्य हमारा ये है कि हम मतदान के दिन परिवार सहित मतदान अवश्य करें। और नरेंद्र मोदी जी देश के जांचे परखे नेता हैं। उन्होंने देश के लिए जितना काम किया है, तो हम सबको भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि इस समय देश को बाहरी और भीतरी दोनों खतरों से बचाने के लिए देश में कोई एक व्यक्ति जिसका तपाया नेतृत्व है और जो ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहा है, भारत माता के लिए काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। और इसलिए 25 मई को मतदान करते समय हम इस बात को याद रखें कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन इस देश के लिए दे दिया है। आज देश को भी उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले 5 साल में देश विश्वगुरु बने, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बने और प्रगति के पथ पर देश यूँ ही जाता रहे और पूरे विश्व में भारत को वो स्थान मिले जिस स्थान का हकदार भारत है। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सफल बनाना है। यह अपील मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्रवीण खंडेलवाल, जो कि चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। महासंग्राम के अगले एपिसोड में फिर होगी किसी खास शख्सियत से मुलाकात। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए अपनी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।